हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 2 हिंदी साहित्य का PYQ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल। आप सभी को पता ही होगा कि यूनिट 2 जो है बहुत बड़ा है, जिसमें जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सभी जो है टॉपिक आते हैं। ठीक है, आज इन सभी टॉपिक से जो मैं प्रश्नों को अगर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूनिट 2 से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही 90% प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे तो रिवीजन के तौर पे जो है आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आदिकाल से लेकर छायावाद तक आप लोग ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बुक पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मैंने आदिकाल से लेकर छायावाद तक जो है शॉर्ट नोट्स इसका बनाया हुआ है और पूरा मैंने इसका क्लास भी लिया है। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो वो सभी PDF भी और क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। वैसे भी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्लास में बने रहना आप लोग हमेशा की तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, आज के प्रश्न जो है 2018, ठीक है, 2018 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कम टाइम है, नहीं भी आप बुक रिवीजन कर पा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कई प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड भी हैं, वो मैं आपको बताती चलूँगी। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। घोर अंधेरे चंदमणि जिम उज्जव करे, परम महासुख एक खुकड़े, दूरई अशेष हरे। उपर्युक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है। उपर्युक्त दोहे में जो है आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पे कि महासुख, सुख नहीं, ठीक है, महासुख लिखा है, महासुख का संबंध किस किस से है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। ठीक है, राइट आंसर है। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 1 लाइनर में भी पूछा जा सकता है ना, पूछ सकता है कि महासुख का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, सॉरी, महासुख का नहीं, महासुख का तत्सम रूप क्या होगा, तो महासुख होगा, है ना। उसके बाद देखेंगे दूसरा ऑप्शन, महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। ठीक है, ये भी सही है, नहीं पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा देखते हैं। प्रज्ञा और योग के से महासुख की दशा संभव है। ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चौथा देखेंगे। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, नहीं। ठीक है, बाधक नहीं है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन सी, केवल 1 2 3। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। देखेंगे तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति देखेंगे। नगर बाहिरे डोंबी तोहिर कुड़िया छई। ये पंक्ति जो है कढ़प्पा की है। ठीक है, कढ़प्पा की। काया तरुवर पंच विडाल, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, कई बार कई परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ये लुइपा का है। सी ऑप्शन देखेंगे। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, यह पंक्ति जो है नरपति नाल की है। ठीक है, नरपति नाल की। और मोरा जोबना नवेलरा भयो रे, भयो है गुलाल, ये जो है अमीर खुसरो की है। तो राइट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है, यह कथन किसका है, यह विचार किसका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल की बुक पढ़ेंगे
तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आदिकाल पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए पंक्तियां से जो यहाँ पे दोबारा पूछा गया है ना। लेकिन ये प्रश्न रिपीटेड नहीं है ना, पंक्तियों से प्रश्न आया लेकिन पंक्तियां अलग है, ऑप्शन अलग है ना। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे, पंडी साल अत बखड़ई, ये जो पंक्ति है वो है सरहपा की। ठीक है, नाम तो इनका बहुत आसान है सरहपा, लेकिन इनकी पंक्तियां जो है बहुत थोड़ी सी कठिन होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे, 9 लख पातर आगे नाचे, ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की है। ऑप्शन सी है, 12 बरस ले कुकर जीवे, तो ये पंक्ति मुझे नहीं लगता कि किसी को न पता हो जगने की। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी है, बज्जिन घोर निशान राज चौहान चहोदिस, तो ये पंक्ति जो है चंद्रबरदाई की है। चौहान से ही आप लोग पहचान जाएंगे, है ना। तो सही हम जवाब हो जाएगा हमारा 3152, ऑप्शन ए 3152। पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पंक्तियों को आप लोग इग्नोर करें, राइट आंसर जान गए उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं करना आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही हैं। ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो बहुत आसान है, अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे। ठीक है, शुक्ल जी का ही कथन है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से है? बताइए आप लोग, किस प्रकरण से है? आदिकाल को इन्होंने 4 प्रकरण में विभाजित किया है ना। प्रकरण का नाम भी याद रखिएगा। मैंने जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सीरीज चलाया था पुस्तक से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, उससे जो है पूरे मैंने आदिकाल से लेकर छायावाद तक मैंने पूरी क्लासेस ली हैं, वो भी शॉर्ट में। ठीक है, जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो वो क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लीजिए रिवीजन के तौर पे। हर प्रकरण से को मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको याद रखना है। तो ये जो है प्रकरण 4 से लिया गया है। ठीक है, प्रकरण 4। कोई स्टूडेंट प्रकरण 4 का नाम बता दे कि प्रकरण 4 का क्या नाम दिया है शुक्ल जी ने। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर रचनाएं दी गई हैं और इधर रचनाकार दिए गए हैं। कौन सी रचना किसकी है ये बताना है। चलिए देखते हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो वरुरुचि की है। श्रावकाचार देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि जो है जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमार प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की है। राइट आंसर 2, 1, 3, 5। 2, 1, 3, 5 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? शुक्ल के अनुसार जो है द्वाश्रय काव्य के रचयिता पूछा जा रहा है, कौन है? तो हेमचंद्र हैं। ठीक है, हेमचंद्र ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ये कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं।
जिनके बारे में डिटेल यहाँ पे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ इन शुक्ल जी के बुक से जो है इन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, उस वीडियो में सब कुछ होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, है ना। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4, केवल 1 2 4 ऑप्शन ए। देखेंगे पहला ऑप्शन है ए फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। उसके बाद दूसरा सही है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। और उसके बाद जो है चौथा सही है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नगर बाहिरे डोंभी तोहरी कुड़ियाँ छई, छोई जाई सो बाहे नाड़ियाँ। अब देखो ये पंक्ति को जो है एक अकेले यहाँ पे पूछ दिया गया है वन लाइनर में, और इसी पंक्ति को मिलाने के लिए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कढ़ापा की पंक्ति है। ठीक है, कढ़ापा की पंक्ति है। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना, लगे इसको सी मान लीजिए, ऑप्शन सी सही है, ये बी होगा, ए बी सी डी। ठीक है, सी सही है, कढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आ पड़े रैन भऊ चौदेस। ये पंक्ति आप सभी को पता है ना, अमीर खुसरो की है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है, ये बताना है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मृत्यु पे इन्होंने कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी थी। नाथों की संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, दम्भ सहाव प्रयास को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया। दम्भ सहाव प्रयास को, इसका दूसरा नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है, अगर ये नाम दे दे तो ये मत सोचना आप लोग कि ये दूसरा नाम है। ठीक है, ये दम्भ सहाव प्रयास का ही नाम है। ठीक है, इसको जो है गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। वरुरुचि ने, पुष्यदंत ने, देवसेन ने या माइल धवल ने। माइल धवल ने किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट जो है मेरे से नोट्स वगैरह मांग रहे थे, तो मैंने उनको दिया। ठीक है, तो आप लोग एक बार जब मुझे कमेंट कर देते हैं ना, तो मुझे पता रहता है कि मुझे भेजना है। ठीक है, अब क्या है, एक्चुअली क्या है, मैं लड़की हूँ तो मुझे काम भी होते हैं घर के और स्कूल भी जाना होता है, तो जैसे ही टाइम मिलता है ना, वैसे मैं PDF नोट जो भी आप लोग का मैसेज होता है उसको मैं भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे माइंड में हमेशा रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो बार बार मैसेज करते हैं, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे एक बार मैसेज कर दें, मुझे भूलता नहीं है। ठीक है, हाँ अगर 1 दिन 2 दिन बीत जाए और ना मैं भेजूँ तो मुझे एक बार आप लोग याद दिला देना। ठीक है, लेकिन एक ही दिन कंटिन्यू मैसेज नहीं करना आप लोग। ठीक है ना, वैसे मैं भेज ही देती हूँ। ठीक है, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक दिन में बहुत सारे मैसेज ना करें, है ना, क्योंकि मैं स्कूल में होती हूँ। ठीक है, चलिए। और हाँ, आप लोग कह रहे थे जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से जो मैंने सीरीज चलाया है, तो उसमें जो है प्ले लिस्ट में जो प्रैक्टिस सेट जो रीतिकाल का नहीं है ना, बस सब जो है वीडियो मैंने डाल दिया है, बस रीतिकाल का नहीं डाला है। तो रीतिकाल को जो है मैंने अलग से उसको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसको भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि मैम सभी वीडियो आपने नहीं डाला है, तो मैं उनको बता दे रही हूँ। ठीक है, कि सभी वीडियो डल गए हैं, बस रीतिकाल के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हैं, उनको मैं बीच में डाल दूँगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पदा तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, अब देखा आपने अमीर खुसरो से जो रिपीटेड प्रश्न आया है, अमीर खुसरो से पूछा ही जाता है, और एक विद्यापति।
ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3। ठीक है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, दूसरा देखेंगे, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ठीक है, तीसरा देखेंगे, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ओके, तो 1, 2, 3 हमारा सही जवाब होगा। हाँ, 1, 2, 3 ही होगा। ठीक है, 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? अब आपने देखा तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तीसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब होगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 राइट आंसर है। 2 है वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और तीसरा है वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ठीक है, तो राइट आंसर 2 और 3 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? पृथ्वीराज रासों में जो है इनमें से किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो कवित्व का हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, रिपीट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमीर खुसरो से जितना कराया वो और अभी जो हमने कराया वो, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न जो है वो एनटीए का फेवरेट है, वो बार बार पूछता है ना, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? चंदनवाला रास किसकी रचना है? तो आसुक कवि की है। ठीक है, आसुक कवि की रचना है चंदनवाला रास। आप लोग यहाँ पे देखते चलेंगे ना कि किस ईयर में कौन सा प्रश्न आया है। ठीक है, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, ऐसे जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? लुइपा का जन्म जो है 773। ठीक है, 773। और हेमचंद्र का जो है 1088 ईस्वी। शंभू का 8वीं शताब्दी होगा, 8वीं। ठीक है, और पुष्यदंत का हो जाएगा 972 ईस्वी में। ठीक है, 972 ईस्वी में। और ईस्वी में अगर आप जानना चाहते हैं शंभू का तो ध्यान रखिएगा 783 ईस्वी। ठीक है, और शताब्दी पूछे पुष्यदंत का तो 10वीं शताब्दी। ठीक है, 10वीं शती कह लीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग मिलान कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सभी का जन्म काल के अनुसार जो मैंने बताया है, यहाँ पे मिलान करिए आप सभी। सबसे पहले जो है यहाँ पे होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा ना ऑप्शन इधर उधर है। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर है, लेकिन राइट आंसर बी ही होगा। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर होगा। देखिए हेमचंद्र यहाँ पे 1, लुइपा 1 है, और शंभू जो है 2 होगा। नहीं, ठीक है, चलिए ऑप्शन भी ठीक है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुझे उसमें डाउट लग रहा है इस प्रश्न पे। शंभू का है 783 और लुइपा का है 773।
तो सबसे पहले लुईपा आएंगे, 1 2 3 4 होगा ना, एक सबसे पहले लुईपा आएंगे, उसके बाद दूसरा है ना 1 2, उसके बाद हेमचंद, उसके बाद 4, 1 2 3 4 ही होगा, ठीक है। बी नहीं सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने हटाया तो वो जो मैंने जन्म काल लिख रखा था ना वो हट गया, ठीक है। तो एक बार आप लोग पीछे जाके देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये सिद्ध साहित्य में ये सब काम हुआ है, ठीक है, सिद्ध साहित्य में। अगला प्रश्न देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता या हिंदी के प्रथम महाकवि या केवल दोहा और तोमर के रचयिता या व्याकरण में पारंगत? यहाँ पे 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। 2 यानी हिंदी के प्रथम कवि और 4 व्याकरण में पारंगत, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है चंद्रवरदाई के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। तो 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु जज्जे तू बयस यहु जई भाग्या घरु एंतु का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया है। इसका तात्पर्य क्या है, एक बार आप लोग सभी ऑप्शन को आप लोग भी पढ़ लीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ। इसका तात्पर्य है, ऑप्शन ए देखेंगे, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, ठीक है। ए सही है और डी सही है, ठीक है। हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई, ठीक है। तो ए और डी, ए डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस प्रश्न को खास करके आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? देवगिरी को जीतकर दिल्ली के आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो रेवा तट पर मृग्या के लिए, है ना, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो की पहेली है, तो इस पहेली का सही उत्तर होगा अरहर, ठीक है। अरहर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? विद्यापति की पदावली जो है उसमें वर्णित मुख्य विषय कौन कौन से हैं? इनमें से तो वयम संधि है और अनमेल विवाह, ठीक है। बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल बी और डी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, पौन चलत वह देह बढ़ावे जल पीवत वह जियो गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार नार नहीं पर है वह नार, इस पहेली का सही उत्तर क्या है? अब ये प्रश्न आप देख सकते हैं हाल ही का है, ज़्यादा पहले का नहीं है, सितंबर 2022 फर्स्ट है, ठीक। तो एक बार अमीर खुसरो की जितनी पहेलियां हैं उनको भी आप लोग सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आग, आग राइट आंसर होगा। दृष्टि की बुक होगी आप लोगों के पास, तो उसमें बहुत दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? रेवा तट में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, केवल ए और सी राइट आंसर है, ठीक है। यानी ए, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि माणिक के देकर गोरी को बंदी गृह से मुक्त कराया, ठीक है। और सी सही है,
सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। ठीक, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासों के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रवरदाई ने कवित संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित संज्ञक वे छंद हैं, कौन से हैं इनमें से? सवैया, धनाक्षरी, रोला या छप्पय। क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से फिर से दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो है छप्पय छंद। छप्पय छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या होगा? बताइए, सही अनुक्रम क्या होगा? ये प्रश्न, चलिए नीचे देखते हैं कब आया है। ये प्रश्न आया होगा सितंबर 2022 द्वितीय पाली का। तो सबसे पहले आएगा, चलिए पहले आप लोग एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, देख लीजिए, है ना, फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले आएगा सामान्य परिचय। ठीक, सामान्य परिचय पहला प्रकरण है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद आएगा अपभ्रंश काव्य, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आएगा देश भाषा काव्य, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फुटकल रचनाएं आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, अब सही क्रम आप लोग लगा लीजिए। पहले आएगा पहले आएगा सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य, फुटकल देश भाषा काव्य, फिर फुटकल रचनाएं। अगर इसको 4 ही है, बहुत आसान है, कई बार याद करेंगे, 4 से 5 बार याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा। नहीं भी याद होता है तो स्टार्टिंग का पहला प्रकरण याद रखेंगे सामान्य परिचय, और लास्ट का याद रखेंगे देश भाषा काव्य। ठीक है, ओहो मैं ही बार बार गलत बोल दे रही हूँ। देश भाषा काव्य नहीं, फुटकल रचनाएं। ठीक है, लास्ट का है फुटकल रचनाएं और पहला है सामान्य परिचय। मतलब ट्रिक बता रही हूँ आपको, ऐसे याद कर लेना है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि अभी याद हो गया, लेकिन जब पेपर में हम बैठते हैं तो वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आती है कि ये सही है कि ये सही है, ऑप्शन में ही हम उलझे रहते हैं। ठीक ना, चलिए देखते हैं। देसिल बेना सबजन मिठा ते तैसन जबों अवहट्टा, किसने कहा है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो विद्यापति का है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक रसमणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? किसने कहा था? किसका कथन है ये? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? अच्छा, ये अलग से प्रश्न है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए ये जो है आज का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में धैर्यपूर्वक रहने के लिए। और जो भी विद्यार्थी क्लास को बाद में देखते हैं उनसे निवेदन है, क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है अभी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी 2018 से लेकर 2023 तक के, तो 2023 दिसंबर में जो पेपर हुआ था, है ना, दिसंबर में 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, वहाँ से जो है आदिकाल से सिर्फ 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, सोम प्रभु सूरी का जो रचना वो पूछा गया था और देश भाषा काव्य को लेके पूछा गया था। ठीक है, उन दोनों रचनाओं को मैं कल आदि भक्ति काल से प्रश्न कराऊंगी ना, तो वो स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से आए थे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया है। ठीक है, PDF पहले बन गया था। ठीक है ना, 2 ही प्रश्न आए थे। ठीक है, लेकिन भक्ति काल से जो प्रश्न आए थे तो उनको मैं ऐड कर लूँगी, जिनका आया था उनको मैं ऐड करते हुए पढ़ाऊँगी।
मतलब सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो के कोई कुछ भी कहे, आपके पास जितना टाइम है उस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपकी लाइफ में कोई आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपका क्वालिफ़िकेशन, आप ही अपने आप काम आओगे। आपका जो भी मेहनत है वही आपका काम आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा काम, ठीक है। तो सफलता हासिल करनी है तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप मान के चलिए। मेहनत से अगर आप लोग पीछे भागेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है ना। खास करके महिलाओं को मैं बोलूँगी, आप लोग ये ध्यान रखना कि कई लेडीज़ होती हैं ना कि मेहनत करने से, जैसे लड़कियाँ होती हैं, वो बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, है ना। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, जब मैं मेहनत करती थी तो मेरी बॉडी देखने लायक भी नहीं बची थी, ठीक है। इतने डार्क सर्कल, इतनी कमज़ोरी बहुत सारी हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, सफलता हासिल हुई, उसके 1 महीना लगा मुझे ठीक होने में, सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में जैसी थी मैं वैसे हो गई फिर, है ना। तो बिल्कुल किसी चीज़ का ध्यान मत आप लोग रखिएगा, मेरे कहने का यही मतलब है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।